नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राहुल गांधी को सता रहा ईडी रेड का डर। रात 2 बजे ट्वीट कर लिखा, चक्रव्यूह वाले भाषण के बाद ईडी रेड की हो रही तैयारी, बाहें खोलकर कर रहा हूं इंतजार। राहुल के दावे पर बीजेपी बोली, चोर की दाढ़ी में तिनका। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला, कहा लीक केवल हजारीबाग और पटना तक ही सीमित, ये कोई सिस्टमैटिक फेलियर नहीं होगी दोबारा परीक्षा। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे में हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपी, पुलिस और एमसीडी को हाईकोर्ट ने जमकर फटकारा। सुपर एक्टिव मोड में सीएम योगी, अयोध्या गैंगरेप पीड़िता की मां से की मुलाकात, कड़ी कार्रवाई कर दिया भरोसा, सीएम योगी पर अखिलेश ने किया पलटवार। दिल्ली के शेल्टर होम में महज 20 दिन के भीतर 13 बच्चों की मौत, केजरीवाल सरकार पर उठे सवाल, फैक्ट फाइंडिंग टीम का गठन, एलजी ने भी लिया बड़ा एक्शन। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात ईडी से डरे राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि ईडी संसद में उनके चक्रव्यूह भाषण के बाद उन पर छापेमारी करने की योजना बना रही है। एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा कि जाहिर है 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी लोगों ने मुझे बताया कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है, बाहें फैलाकर ईडी का इंतजार कर रहा हूं, चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। राहुल गांधी के इस दावे के बाद से सुबह से ही इस पर राजनीति हो रही है, जमकर बयानबाजी भी हो रही है। संजय राउत ने कहा कि सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जो लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उन सभी के खिलाफ साजिश रची जा रही है। ये साजिश विदेशी धरती पर रची जा रही है। कुछ भी हो सकता है, हम सब पर हमला हो सकता है, राहुल गांधी पर हमला हो सकता है। राहुल गांधी के इस दावे पर बीजेपी भी हमलावर हो गई है। ये किस डर से राहुल गांधी ने ट्वीट किया? भाई 2 बजे रात में कौन ट्वीट करता है? 2 बजे रात तक कौन जगा हुआ होता है? अच्छे लोग तो नहीं होते। और वो भी आप केरल में हो, वहां पे मृत के परिवारों से आप मिलजुल रहे हो और उसमें आपको कोई खुफिया क्या कह रहे हैं कि हमारे कोई लोग वहां पे मुखबिर बैठे हुए हैं जो ईडी वाले बताते हैं, मतलब ईडी में आपके भी लोग हैं। तो ये क्यों कहते हो भाई ईडी जो है मोदी की बीजेपी का एजेंसी है? ईडी के लोग आप भाई दोनों ही बात आप नहीं कहोगे, हर बार आप खुद को कंफ्यूज कर देते हो। दिक्कत क्या है? 50 घंटे पूछताछ कर चुकी है ईडी, बेल पे बाहर है आप। नेशनल हेराल्ड केस में 750 करोड़ रुपए का आपकी संपत्ति को जब्त भी कर लिया गया है और 5-7 हजार करोड़ का गबन का आरोप आपके ऊपर लगा हुआ है। आप ईडी से बच कैसे जाएंगे? राहुल गांधी के लिए देश में कानून अलग है और बाकी लोगों के लिए अलग है, ऐसा तो है नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। तो शायद इनको लगा हो या इनको बताया गया हो कि नेशनल हेराल्ड केस में कुछ तेजी आने वाली है, आनी चाहिए। 2029 चुनाव से पहले इसमें कोर्ट का फैसला आ जाना चाहिए कि ये गुनाहगार व्यक्ति है या नहीं है। तब तो देश की जनता तय कर सकेगी कि प्रधानमंत्री बनने लायक है या नहीं है, वोट लेने लायक है या नहीं है। इस बार तो बीजेपी सरकार ने गलती कर दी। अब मसला दूसरा भी उठ रहा है, अमेरिका जाने वाले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव के दौरान कुछ विदेशी फंडिंग आई हो? इस डर से रातों में नींद नहीं आ रही कि एजेंसी को मालूम तो नहीं चल गया। कई सारे कारण हो सकते हैं। आप आधा अधूरा ज्ञान मत दिया करो। अगर आप ये बता रहे हो कि ईडी हमारे यहां छापेमारी करने आ रही है, हमें जानकारी मिली है, तो ये भी बताना था कि ईडी वाले ने आपके जो ईडी के अंदर आपके लोग हैं, आपके मुखबिर हैं, उन्होंने कौन सा केस बताया? विदेशी फंडिंग का मसला है, नेशनल हेराल्ड का मसला है, या कोई और नया गुल आपने खिलाया है, उसकी कुछ दस्तावेज जो है ईडी के हाथ लग गई है? ये पूरी जानकारी देनी चाहिए। आप तो कहते हो कि बड़े ट्रांसपेरेंट व्यक्ति हैं,
तो ट्रांसपेरेंट तरीके से बताना चाहिए कि आखिर वो है कौन सा केस जिसमें ईडी आपको गिरफ्तार करने की तैयारी में जुटी है। जी, अब बात करते हैं नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले की। नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फाइनल फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि एक सिस्टमेटिक फेलियर नहीं है। पेपर लीक का असर हजारीबाग और पटना तक ही सीमित है। ऐसे में दोबारा परीक्षा कराने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कोर्ट ने कहा कि एग्जाम देने वाले कैंडिडेट की पहचान सुनिश्चित करना, पेपर लीक को रोकने के लिए स्टोरेज के लिए एसओपी तैयार करना सरकार और एनटीए की जिम्मेदारी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को कई निर्देश भी दिए। कोर्ट ने एनटीए से कहा कि वो परीक्षा कराने के तौर तरीके में बदलाव करे। जजों ने एनटीए से कहा कि एजेंसी प्रश्न पत्र बनाने से लेकर परीक्षा खत्म हो जाने तक सख्त जांच सुनिश्चित करे। जो लोग सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे थे वो आज क्या बोलेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि कोई सिस्टमेटिक फेलियर नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला दो तरीके से देखा जाना चाहिए। एक, जो करंट इंसिडेंट हुआ, और दूसरा ये एनटीए जिस तरीके से लुंज पुंज तरीके से परीक्षा करवा रहा था उसमें मूल चूल परिवर्तन करने की जो आदेश दिए गए हैं। क्या आपका फुल प्रूफ होना चाहिए सिस्टम? भाई, आप लोगों के भविष्य के ऊपर फैसला करने वाले हो, लोगों की मेहनत का आप जायजा लेते हो, और ये ऑटो रिक्शा से क्वेश्चन पेपर जाएगा क्वेश्चन सेंटर के ऊपर, कोई भी खोल ले, कोई भी पढ़ ले, कोई भी कुछ कर ले। तो एक तो कड़े आदेश दिए गए हैं, जांच हो रही है, एनटीए के कुछ लोगों को तो कार्रवाई के हिसाब से पनिशमेंट मिलना ही चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने अति मचा दी थी। तो चूक हुई है, यह तो मानना पड़ेगा। हां, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कोई नेशन वाइड चूक इस एग्जाम में नहीं हुई। केस सिर्फ इस एग्जाम का था, लेकिन यह कहना भी गलत होगा कि भाई ये जो क्वेश्चन पेपर लीक माफिया है वो सिर्फ बिहार और झारखंड में है, पूरे देश में बैठे हुए हैं ये। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट को यह लग रहा है कि सिर्फ हजारीबाग और पटना में ये कांड हुआ है, बाकी जगहों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। लेकिन इस आधार पे जो उसको कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा चतुर बनकर के राजनीतिक मुद्दा बनाने के चक्कर में सब कुछ करते हैं, वो राहुल गांधी को अब सवाल पूछा जाना चाहिए। पार्लियामेंट में आपने एक ब्रश से ये कह दिया था कि हिंदुस्तान में एजुकेशन का पूरा सिस्टम ही खराब करके चौपट कर दिया है, एग्जाम के ऊपर किसी का भरोसा नहीं है, कुछ नहीं है। तो राहुल गांधी को इस तरह की बातों से बचना चाहिए। अब आप कोई नौसिखिए बच्चे नहीं हैं। कब तक कांग्रेस पार्टी झेल रही है? ठीक है, आप कांग्रेस पार्टी के युवराज हैं। कांग्रेस पार्टी जो एक गांधी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उससे वो आपके नखड़े को झेल लेंगे। लेकिन अब आप एक जिम्मेदारी वाली पोजीशन पे आ गए हैं, लीडर ऑफ पोजीशन बन गए हैं। आपको इस तरह के बयानबाजी से बचना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है और जो राहुल गांधी कह रहे थे वो तो बिल्कुल अपोजिट है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के निशाने पे आप खामखा आ जाओगे। इसलिए जब भी मुंह खोला करो, थोड़ा सोच के खोला करो। जी, अब बात करते हैं दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे में हाईकोर्ट के बड़े फैसले की। दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग संस्थान में हुई 3 छात्रों की मौत को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने राजेंद्र नगर में 3 यूपीएससी अभ्यर्थियों की मौत की जांच सीबीआई को सौंप दी है। अदालत ने घटना की गंभीरता और लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार में संभावित संलिप्तता का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि हमें जानना है कि बच्चों की मौत कैसे हुई। क्या डूबने से हुई, पानी भरने से हुई, क्या करंट लगने से मौत हुई? उनकी मौत की वजह क्या थी? बेसमेंट भरने में 1-2 मिनट का समय लगा होगा। बच्चों को बेसमेंट से बाहर निकलने के लिए पर्याप्त समय मिल सकता था, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ? दरवाजा बंद हो गया? हमें नहीं पता। जांच जल्द से जल्द पूरी की जाए। आज तो हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच सौंप दी है, लेकिन ये झटका कितना बड़ा है एमसीडी के लिए और दिल्ली सरकार के लिए? देखिए, दिल्ली पुलिस, एमसीडी और दिल्ली सरकार आज तीनों हाईकोर्ट के निशाने पे आ गई।
ये सब लोग इंडिपेंडेंटली अपनी अपनी जांच में लगे हुए थे। हाईकोर्ट को इन तीनों के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। इस जजमेंट से यही समझ में आ रहा है और कायदे से इन लोगों का क्लास लगाया गया। दिल्ली पुलिस से पूछा गया कि भाई साहब आप बताओ, ये पानी का भी चालान कर दिए होते जो तेजी से अंदर घुस गया, उसको ही आप कल्प्रिट बता दो कि पानी ही कल्प्रिट है। मजाक उड़ रहा है दिल्ली पुलिस का, और उड़ना भी चाहिए। तमाशा बना रखा है इन लोगों ने। हर जगह मुंह उठा करके घूस मांगने के लिए चले आएंगे जहां कहीं भी कंस्ट्रक्शन होगा, और जब इस तरह की घटनाएं होती है तो हाईकोर्ट ने यही कहा कि भाई उस बेचारे थार चलाने वाले ड्राइवर को क्यों तुमने बंद कर दिया, माफी मांगो। माफी मांगने के लिए कहा गया है। दूसरी चीज, दिल्ली सरकार से तो एक ऐसा सवाल पूछ लिया गया, जज साहब को कुछ और बोलना चाहिए था। ये केंद्र सरकार और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लुंज पुंज रवैये की वजह से ही ऐसा हो रहा है। क्या जो हाईकोर्ट ने पूछ डाला कि भाई 6 महीने से कैबिनेट की बैठक ही नहीं हुई है, तो आप क्या इंतजाम करोगे, कैसे चल रही है सरकार, कैसे चला रहे हो सरकार। 6 महीने से कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है क्योंकि मुख्यमंत्री जेल के अंदर है। जेल के अंदर मुख्यमंत्री और सरकार चल रही है, तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया है। और सबसे बड़ी चेतावनी आज जज साहब की तरफ से दी गई। उन्होंने कहा कि 3 करोड़ 30 लाख के आसपास दिल्ली का पॉपुलेशन हो गया, इतने लोग दिल्ली में रह रहे हैं। दिल्ली किस गर्त में जा रही है वो सब नजर आ रहा है, लेकिन तिहारी चीफ मिनिस्टर को कुछ नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ सत्ता के अलावा। जी, अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ के सुपर एक्टिव मोड की। यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था से लेकर नौकरियों तक के मुद्दे पर सपा और कांग्रेस पर तीखे वार किए थे। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में जहां भी अपराध की घटना होती है वहां सपा का कनेक्शन सामने आ जाता है। अयोध्या में अति पिछड़ी बच्ची से दुष्कर्म और हरदोई में वकील की हत्या में सपा के नेताओं का नाम आ रहा है। अयोध्या का आरोपी सांसद का करीबी है, तो वहीं हरदोई मामले का आरोपी सपा का पूर्व जिला अध्यक्ष है। ऐसे अपराधियों को गोली ना मारे तो क्या माला पहनाए। योगी के भाषण पर अब अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं। सवाल यह है कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई। कह रहे हैं सामने वालों से, पर बता रहे हैं पीछे वालों को। कोई है पीछे। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके भले योगी का नाम नहीं लिया, लेकिन निशाना तो योगी आदित्यनाथ पर था। देखिए कितनी शर्मनाक बात है। अखिलेश यादव को उस बच्ची के गुनहगारों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। कोई कार्रवाई हुई नहीं। इनकी पार्टी का डिस्ट्रिक्ट का चीफ वो हत्यारा बनकर के घूम रहा है, पार्टी ने कोई एक्शन लिया नहीं। क्या कंडेम किया? नहीं। और तो और ये जिसको आजकल अखिलेश यादव, पता नहीं कैसे बुद्धि भ्रष्ट हो गई इन लोगों की, वो तो मैं बोल भी नहीं सकता। ये जो अयोध्या का राजा बना करके घुमा रहे हैं और उसके साथ चलने वाला व्यक्ति वो इस बच्ची का गुनहगार है। और ये आदमी कह रहा है दिल्ली के अंदर में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस इसलिए कि उसके नाम के आगे खान लिखा हुआ है। वोट बैंक की राजनीति। तो ये जो अखिलेश यादव जो बड़े तेवर दिखा रहे थे, इस मामले में फंस गए हैं। और मामले में इसलिए फंसे हैं कि दो ऐसे केसेस सामने आए हैं। और तो और मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, योगी जी ने बताया कि किस तरीके से लखनऊ की वो जो तस्वीरें आई थी कि सद्भावना एक्सप्रेस जो चल रहा था, कि कैसे उसके ऊपर अब बुलेट ट्रेन चलेगी, तो ये सारी चीजें वो बैकफुट पे ले जा रही है। जब आप बैकफुट पे आते तो आप इस तरह की अनर्गल बातें, भाई मुद्दा उस बच्ची का है, उस बच्ची के ऊपर आपने कुछ ट्वीट किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? अब उस बच्ची की मां मिल के गई है। बाहर निकलते मीडिया वालों ने पूछा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी ने भरोसा दिया है बुलडोजर चलेगा। तो बुलडोजर जो है फिर एक्शन में आएगा और फिर ये विपक्ष जो है
छाती पीटेगा। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। दिल्ली सरकार के शेल्टर होम आशा किरण में रहने वाले मानसिक रूप से बीमार 14 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल सरकार ने पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश देते हुए 48 घंटे में रिपोर्ट मांगा है। ये मौतें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और कुपोषण की वजह से बताई जा रही है। इससे पता चलता है कि बच्चों को उचित सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। तो वहीं इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली को बेहद दुखद स्थिति में पहुंचा दिया है। दिल्ली को बचाने के लिए ऐसे लोगों को पद से हटाना बहुत जरूरी है। इस शेल्टर होम की सच्चाई क्या है? देखिए, ये जो आशा किरण शेल्टर होम है वो बेसिकली जो बच्चे मानसिक रूप से कमजोर होते हैं उनके लिए है। अब एक तो व्यवस्था, ये तो हर जगह कहता रहता है कि भाई वर्ल्ड क्लास व्यवस्था आप करते हैं। 6 बीघा का ये पूरा कैंपस है और बहुत ही दयनीय स्थिति में बच्चों को रखा जाता है। पिछले 20 दिनों में 13 लोग की मौत हो गई। कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं, कहीं कोई एक्शन नहीं, कहीं कोई तत्परता नहीं। बच्चे मर रहे थे, कौन सुनवाई करेगा? अब आप देखिए, ये तिहाड़ी चीफ मिनिस्टर का कमाल, ये सोशल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तहत आता ही है। दिल्ली सरकार के मंत्री जी ही नहीं है। मंत्री जी तो इस्तीफा देकर के पहले बीएसपी चले गए, फिर उसके बाद बीजेपी ज्वाइन कर लिए। अब मंत्री नहीं है तो फिर उस डिपार्टमेंट का कोई माँ बाप है नहीं। इस्तीफा दिया है लेकिन वो अभी तक सस्पेंडेड है। कारण मुख्यमंत्री का दस्तखत नहीं है। क्यों नहीं है दस्तखत? क्योंकि वो तिहाड़ जेल में बंद है। तो एक तो सिस्टमिक जो संवाद है वो एक जिम्मेदार है कि एक बच्चे की मौत होती, कोई मंत्री होता तुरंत उसके कान में खबर आती, कोई प्रिकॉशन लेता। अब वहां पे लगातार बच्चों की मौत हो रही है। किस वजह से हो रही है? बताया ये जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग हो गई। फूड पॉइजनिंग किस वजह से हुई? क्योंकि फंगस पड़ गए थे खाने के ऊपर। वोमिटिंग करते करते ये मेंटली चैलेंज्ड बच्चे दम तोड़े हैं। आप ये समझिए कि सत्ता के नशे में ये आम आदमी पार्टी वाले कितने चूर हो गए हैं कि इस घटना के बाद संवेदना नहीं, सिंपैथी नहीं, ये गोपाल राय आकर के बकवास कर रहा है, इसके ऊपर राजनीति कर रहा है कि बीजेपी वाले वहां प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, यह सवाल क्यों उठाया जा रहा है? भाई सवाल नहीं उठाया जाएगा। तुम सिर्फ लूट खसोट करने के लिए यहां पे सरकार चलाओगे। बच्चों की मौत हो रही है और आप उसके ऊपर घटिया राजनीति कर रहे हो। तो मैं तो कभी कभी कहता हूं कि दिल्ली के लोग इस तरह की सरकार को डिजर्व करते हैं, क्योंकि तो डेमोक्रेसी है, दिल्ली की जनता ही चुन के भेजती है। तो एक बार दो बार आप धोखा खाओगे, 3-3 बार आपने जिता करके भेज दिया है, चौथी बार भी जिता करके भेज देना। तो ऐसे ही सब कुछ होता रहेगा, दिल्ली सुधर नहीं सकती। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।